हाँ तो जय हिंद जी। बोर्ड संग्रह पर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर नंबर 1 इतिहास का। देखिए आपका क्लास शुरू हो गया है। हर एक सप्ताह में आपके दो से तीन वीडियो जरूर मिलेंगे। अभी तो 2 ही वीडियो मिलेंगे, मगर हम इतना आपको विश्वास दिलाते हैं समय पे आपका जो पूछने वाला चैप्टर रहेगा वो खत्म करेंगे। तो देखिए आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो लड़ा है, हम आपको लास्ट में दिखाने वाले हैं हमारा बताया हुआ पिछला साल का लड़ा हुआ है या नहीं लड़ा हुआ है। ठीक, तो आज हम जानने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद जो चैप्टर इतिहास का पार्ट 1 है। इसमें हम जानने वाले हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था, कैसे पूरा उसका यूरोप में शासन जमा और उसका विरोध कैसे हुआ, फिर मेटरनिक युग में कैसे आया, उसके बाद पूरा इटली के एकीकरण करने के लिए कितने महापुरुषों ने योगदान दिया। जानना दिलचस्प होगा, इसलिए आप लोग इस पूरे लास्ट तक बने रहे और ध्यान से समझे। ठीक, इसलिए आपके लिए एक हम शायर लाए हैं। अभी तो रास्ते पे चलना शुरू किए हैं, अभी तो रास्ते पे चलना शुरू किए हैं, इस रास्ते पे चलकर मंजिल पाना बाकी है। ये तो सिर्फ एक चैप्टर है, अभी पूरा किताब बाकी है। तो देखिए ये सिर्फ एक चैप्टर है, अभी पूरा आपका किताब बाकी है। तो यही है, अभी तो रास्ते पे चलना शुरू किए हैं, अभी तो रास्ते पे चलना शुरू किए हैं, अभी रास्ते पे चलकर मंजिल पाना बाकी है। ये तो एक चैप्टर है, अभी पूरा किताब बाकी है। तो आइए हम आपका क्लास शुरू करते हैं। ठीक, तो आपका क्या है, देखिए समझना है। ठीक, हम आप लोग का एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म करने वाले हैं और समझा कर, इसलिए आप रटने मत, समझिए और पूरा लिख दिए हैं, ये लिख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब है। देखिए क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद के फैलाने के नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। ठीक, ये नेपोलियन बोनापार्ट कौन है आप जानेंगे, तो आइए हम आपको नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताते हैं। देखिए नेपोलियन बोनापार्ट जो था वह फ्रांस का क्या था, फ्रांस का एक सैनिक था। सैनिक से अपना जिंदगी का शुरुआत किया। ठीक, ये जो क्या था, सैनिक था। ठीक है ना, 1785 में फ्रेंच सैनिक में क्या हुआ, भर्ती हुआ। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। इसके बाद क्या हुआ कि इसको जब इटली पर किसका शासन था, ऑस्ट्रिया का, ऑस्ट्रिया का शासन था, ऑस्ट्रिया का शासन था। तो ऑस्ट्रिया, इटली से ऑस्ट्रिया का दास्ता हटाने के लिए भेजा गया किसको, नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक, नेपोलियन बोनापार्ट को जब भेजा गया तो उस सैनिक का यानी कि फ्रेंच सैनिक का क्या बनाया गया, कमांडर बनाया गया। तो वहां से ऑस्ट्रिया को क्या किया, खदेड़ दिया। ठीक, तो जब वहां से आया तो बहुत इसका नाम होने लगा, बहुत नाम कमाने लगा। जैसे नहीं कि गांव में कोई लड़का चल जाता है और खूब पैसा कमाता है, पैसे ही पैसे उसके पास रहते हैं, और आता है कमाकर तो उसके गांव में बहुत लोग इज्जत सम्मान करते हैं, उनका ही बोलबाला। और जो बेरोजगार बैठा होता है उसका क्या कहते हैं, मैं कि ये तो बेरोजगार है, इसको कोई पूछता नहीं है। ठीक, वो कहा जाता है ना कि अगर जो लोग खुश लोग के साथ रहकर खुश है, काश वे किसी गरीब के साथ एक पल रह लेते तो उनका अपने औकात का अंदाजा मालूम चल रहा रहता। इसलिए आप जो लोग दुखी है उनके भी साथ रहिए और खुश भी है उनके साथ रहिए। आइए भला हम इस चैप्टर पे बात करते हैं। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, इसको ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया। कहां से, इटली से। कहां से, इटली से। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि जब नेपोलियन बोनापार्ट था तब इसको क्या गया, क्यों ऑस्ट्रिया को खदेड़ दिया। तो इसका जब आया कहा, फ्रांस में जब आया, ये जब फ्रांस में आया तब क्या किया कि इसको बहुत आत्मसम्मान इज्जत उज्जत मिलने लगे। तो वहां पर एक डायरेक्टरी पद होता है। तो ये कि नेपोलियन बोनापार्ट का फ्रांस का एक डायरेक्टरी पद क्या किया, खो दिया और राजनीतिक में हंगामा मच गया। तो डायरेक्टरी पद किसको मिला, नेपोलियन को। नेपोलियन को, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा मगर हम आपको बता देते हैं। ठीक, नेपोलियन को मिला डायरेक्टरी पद। तो इसमें कुछ नियम जारी किया, तो उसको सब नियम मानने लगे। फ्रांस में क्या किया, कुछ सुधार करने लगा। फ्रांस में आर्थिक सुधार, जैसे में नहर ओवर बैंक खोलवाने लगा, कर था वो माफ कर दिया और बहुत सारा आर्थिक सुधार किया। ठीक, आर्थिक सुधार करने के बाद अपने आप को क्या किया, फ्रांस का राजा मानने लगा। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। कहाँ का, फ्रांस का अपने आप को
राजा मानने लगा और 1804 में अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। हालांकि इस नेपोलियन बोनापार्ट को इंग्लैंड, रूस और ऑस्ट्रिया दबाने की कोशिश किया, मगर समझौता कर कर इसको बंद करवा दिया। अब यह क्या किया कि जब इसका 1804 में अपने आप को राजा घोषित कर दिया, तो अब इसको लगने लगा बाप रे, अब मेरा जैसा तो कोई है ही नहीं, बहुत अपने आप को बलवान और योद्धा समझने लगा। ये क्या किया, जो इसके यूरोप के छोटे जो देश थे उसको अपने कब्जा में कर लिया, ऑस्ट्रिया से युद्ध किया, इसको फिर से पराजित कर दिया। स्वीडन तो इसका था ही, ठीक। और यह क्या किया, इंग्लैंड को भी अपना शिकार बनाने लगा, ठीक। और ऐसे बहुत छोटे शहरों पर, छोटे बड़े देशों पर क्या किया, अपना कब्जा करने लगा। अब इसका देख क्या किया कि इसका जो बहुत बड़ा यूरोप में शासन फैल गया, तो क्या किया, ये इसका जो उपनिवेश थे उनको क्या किया कि तबाही हल्की मच गया कि शासन, बड़े देश में शासन चलाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक। तो क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट के मतलब विरोध में ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और रूस आ गए, ठीक। और इसको मतलब 1815 में हरा दिया। कब, 1815 में, ठीक। क्या किया, हरा दिया और इसको जेल भेज दिया गया, 1848 में हराकर जेल भेज दिया गया, ठीक। और यह हालांकि ऑस्ट्रिया पर कब्जा किया, जर्मनी पर भी अपना कब्जा किया था, ठीक। तो ये रहा आपका नेपोलियन के बारे में। अगर आपको नेपोलियन के बारे में पूरा जानकारी है तो कमेंट में बताइएगा, हम अलग वीडियो में आपको बता देंगे, और ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एगो नहीं छूटेगा, ठीक। तो आपके क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद का नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ, ये तो बता दिए। देखिए यूरोप में, ये उत्तर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावनाओं को विकास नेपोलियन बोनापार्ट का महत्वपूर्ण योगदान था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन प्रदेशों में जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। इससे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ने लगी और जो धीरे धीरे यूरोप के अन्य क्षेत्र फैलने लगे। ये देखिए क्या किया कि ये जब राजा अपने आप को घोषित कर दिया, तो जर्मनी का क्या किया, यहाँ पे क्या है, जर्मनी में राइन राज्य का निर्माण किया, यानी कि 1906 में, इसी लगभग 1906 में ही ये क्या किया, 1906 में ना, ऐसे ही कोनो ईस्वी है, उसमें ही क्या किया कि कब्जा कर लिया, कहा, जर्मनी पर कब्जा कर लिया और वहां पे राइन राज्य संघ का निर्माण किया, ठीक। और धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना यूरोप में पूरा बढ़ने लगा। यहाँ से आपका कुछ ऑब्जेक्टिव बनता है, ये वाला पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में। नेपोलियन संहिता 1804 में लागू हुआ था। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ था, तो 1804 में। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ये देखिए नेपोलियन संहिता क्या हुआ था, हम आप लोग का बताया कि 1804 में नेपोलियन ने अपने आप को क्या किया था, राजा घोषित कर दिया गया था, कहाँ का, फ्रांस का, ठीक। अब है वियना कांग्रेस सम्मेलन, क्या है, देखिए अब है वियना कांग्रेस सम्मेलन के दो उपलब्धि बताए। पराजित फ्रांस के नेपोलियन द्वारा विजित क्षेत्रों को वापस लौटा देना, ठीक। और प्रासा उनकी पश्चिमी सीमा को अनेक नए नए महत्वपूर्ण क्षेत्रों दिए गए, ठीक। और यहाँ से 1815 में क्या, तो ये सब पूछ देता है आपको ऑब्जेक्टिव में। 1815 में वियना सम्मेलन मेटरनिख ने किया था। वियना सम्मेलन किसने किया था, मेटरनिख ने किया था। कब, तो 1815 में, ठीक। इसमें कौन कौन थे, तो ब्रिटेन, पर्सा, ऑस्ट्रिया और रूस जैसे यूरोपीय शक्ति ने मिलकर शांति स्थापित किया, ठीक। तो ये रहा आपका यूरोप में राष्ट्र, और यूरोप में जो नेपोलियन बोनापार्ट का जो पूरा कयामत था। आपने अशोक, हिटलर और सिकंदर के बारे में जाना होगा, मगर ये था नेपोलियन बोनापार्ट जो पूरा यूरोप में अपना कब्जा जमा कर रखा था, ठीक। तो हम अब आगे चलते हैं इसके और बताते हैं कि कैसे आगे चलकर इटली और जर्मनी में क्रांति हुई और बदलाव हुए, ठीक। तो देखिए अब हम जानेंगे मेटरनिख युग्म क्या है, ठीक। क्या, मेटरनिख युग्म क्या है, तो देखिए हमने तो नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में जाना। अब उसके बाद आया एक और निरंकुशवादी शासन था, वो था नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक। तो देखिए इसके बाद आया नेपोलियन बोनापार्ट के बाद आया नेपोलियन मेटरनिख। देखिए ये मेटरनिख पहले पूछ देगा आपका कि मेटरनिख युग क्या है, लिख लीजिए।
2025 प्रथम पाली या द्वितीय पाली में जरूर पूछेगा। मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कहना था किसी राज्य पे शासन करो लेकिन जनता की भलाई ना करो। 1815 में नेपोलियन का गिरफ्तार किया गया। देखिए आपको कोई बोलेगा कि 1815 में नेपोलियन का अंत नहीं बल्कि नेपोलियन का गिरफ्तार किया गया था। 1821 में उसका अंत हुआ था। ठीक, तो 1815 में नेपोलियन को गिरफ्तार किया गया था और मेटरनिक का आगमन हुआ। 1815 से 1848 के युग को लेकर मेटरनिक काल युग कहते हैं। देखिए मेटरनिक था और इसके बाद कुछ आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्ट पुनः व्यवस्था को पुरातन व्यवस्था को पुनः स्थापना करने के लिए मेटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य था। देखिए ये मेटरनिक इतना घोर प्रतिक्रियावादी राजा था कि इटली था ना, इटली वहां के राज्यों को छोटे छोटे राज्यों में क्या किया, विभाजित कर दिया, छोटे छोटे राज्य में तोड़ दिया और उसको क्या किया, बांट दिया गया। यहीं पे है सिसिली, नेपल्स और प्रदेशों को बूर्बो वंश के सम्राट फ्रेडिनेंड को दे दिया गया। ठीक, रोम और उसके आसपास के राज्यों को क्या किया, रोम और उसके आसपास के राज्यों को पोप को सौंप दिया गया। ये मेटरनिक युग में इतना निरंकुशवादी ससुरा था कि ये क्या किया कि इटली के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट कर और उसको बांट दिया। तो ये था आपका मेटरनिक युग। पूछ देगा मेटरनिक युग में क्या है, तो कहना कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी राजा था। उसका कहना था किसी राज्य पर शासन करो लेकिन जनता की भलाई मत करो। 1815 से लेकर 1848 तक के युग को मेटरनिक काल युग कहते हैं। आप लोग ऐसे समझ गए होंगे। देखिए जो हम ऑब्जेक्टिव नहीं देने वाले हैं, ये जो रेड से लिखवा दे रहे हैं ना, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव है। ठीक, आप लोग को हम इतना सारा ये बता रहा हूँ इसलिए कि आपको थोड़ा सा भी समझ में गया होगा ना दिमागवा में, तो आप लोग जाकर लिख दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जब जाइएगा ना तो आपका जो याद रहेगा, दिमाग में घुसा रहेगा वही लिखिएगा, तो उसके अलावा आप लोग नहीं लिख पाइएगा। ठीक, तो अब हम अगले स्लाइड में आपके चलते हैं। ठीक, देखिए अब जानेंगे 1848 के क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो देखिए 1848 के क्रांति, लुई फिलिप एक उग्रवादी शासक था। ठीक, लुई फिलिप क्या था, उग्रवादी शासक था, परंतु अधिक महत्वाकांक्षी भी था, जिसने अपने विरोधियों को खुश करने के लिए गीजो को प्रधानमंत्री बनाया। विरोधियों को खुश करने के लिए किसको, गीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। ठीक, वो गीजो घोर प्रतिक्रियावादी शासक था। ये अपना मतलब करने था, यह सिर्फ अमीरों लोगों को खुश करने में लगा था। ठीक, इसे में लगा था, इसको गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति से कोई मतलब नहीं था। ठीक, देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही थी और इसका विरोध थियर्स, ये जो थियर्स है इसका विरोध थियर्स नेता थे एक, उसने किए थे। देखिए जब देश की आर्थिक बिगड़ती जा रही थी और यह अमीरों लोगों को खुशी करने में लगा था, तो यहाँ के लोग विरोध करने लगे। ठीक, कहाँ के, ठीक, तो करने लगे 1848 में। तो जो ये थे लुई फिलिप, ये गद्दी छोड़ के भाग गए। तो आप लोग ऐसे सरल भाषा में कह दीजिएगा कि 1848 की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो लुई फिलिप शासक थे, वो अपने विरोधियों को खुश करने के लिए किसे, बीजो को प्रधानमंत्री बना दिया। ये अमीरों लोगों को खुश करने में लगा रहा, इसको गरीब इससे कोई मतलब नहीं था, इसका विरोध थियर्स ने किया था। बस इतने था। अब चलेंगे हम इटली के एकीकरण में। कहाँ के, इटली के एकीकरण में। वह इटली जिसने मेटरनिक ने उसको तोड़ रखा था, उस इटली का एकीकरण में जाएंगे। कितने महापुरुषों ने इटली का एकीकरण बोल और जोर लगा दिया था। तो इटली का एकीकरण में 3 महापुरुष थे। कितने, 3। कौन कौन, मेजिनी पहले पढ़ेंगे मेजिनी के बारे में, उसके बाद काउंट काबूर। ठीक, काउंट काबूर, और उसके बाद गौरीबाल्डी। ठीक, गौरीबाल्डी के बारे में, इस महापुरुषों के बारे में जानेंगे। इटली का एकीकरण में सबसे पहले जानते हैं मेजनी के बारे में। ठीक, चलिए अगले स्लाइड में मेजनी के बारे में देखते हैं। ठीक,
तो देखिए अब हम जानने वाले हैं इटली का एकीकरण में। आप लोग को हम बताएं कि इटली के एकीकरण में 3 महापुरुषों का योगदान रहा, उसमें से हम मेजनी और काउंट काबूल का भी बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए मेजनी 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 एक साहित्यकार योग्य सेनापति इटली का राष्ट्रभक्त थे, जो सन 1831 में यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किया। ठीक, और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। ठीक, इनका संबंध किससे था? तो इनका संबंध कार्बोनरी से था। ये ऑब्जेक्टिव है कि मेजनी का संबंध किससे था? तो कार्बनी से था। ठीक, इनका संबंध किससे था? तो कार्बोनरी। इतना याद रखिएगा, अगर पूछ देगा मेजनी का संबंध किससे था तो कार्बोनरी से था। ये देखिए मेजनी उस समय के क्रांतिकारी कर रहे थे जब 1848 में कौन था? मेटरनिक। ठीक, तो यह क्या किया, जब 1831 में यंग इटली, 1834 में यंग यूरोप का नामक स्थापना किया तो पूरे यूरोप में खलबली मच गई और 1848 में पूरा यूरोप में विद्रोह होने लगा। और 1848 में क्या किया? मेटरनिक ऑस्ट्रिया छोड़कर भाग गया। ठीक, उसके बाद यह इटली का जब मेटरनिक छोड़कर भाग गया ऑस्ट्रिया को, तो इटली का एकीकरण करने के चाहे। ठीक, लेकिन पीडामाउंट का एक शासक थे चार्ल्स ऑल्बर्ट, जिसने ऑस्ट्रिया को क्या किया? ऑस्ट्रिया से आक्रमण इटली पर करवाकर कुछ जो प्रांत थे उसको अपने कब्जा में कर लिया। मैं आप लोग का इतना बता क्यों रहा हूं कि फिर से थोड़ा सा भी याद हो तो उसमें से आप लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या किया? कब्जा कर लिया और मेजनी का हार हो गया। ठीक, उसके बाद आए काउंट काबूल। ठीक, काउंट काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ राष्ट्रवादी था। वह इटली का एकीकरण सबसे थे। यहाँ पे इनका थोड़ा इज्जत बढ़ा देते हैं, थे बहुत अच्छे काम किए थे। वह इटली का एकीकरण में सबसे बढ़िया बाधा यानी कि सबसे बड़ी बाधा किसको मानते थे? ऑस्ट्रिया को। ऑस्ट्रिया को मानते थे। ठीक, और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस से दोस्ती की और 1854 में क्रीमिया युद्ध में फ्रांस के साथ शामिल हो गए। ठीक, क्रीमिया युद्ध कब हुआ? तो 1854 में। किसके किसके बीच? तो फ्रांस और किसके? ऑस्ट्रिया के बीच। ठीक, क्रीमिया युद्ध हुआ। ये देखिएगा कभी कभी आपको 1853 से लेकर 1854 भी कभी कभी दे देता है, मगर ये होगा तो ये मारिएगा, ये होगा तो ये मारिएगा, देख लीजिएगा ऑप्शन में। ठीक, अब कोई आपके लिए ऑब्जेक्टिव है। ठीक, ये ऑब्जेक्टिव है, चाहिए भी ऑब्जेक्टिव है, देख लीजिएगा। अपनी गतिविधियों को कन्वेंशन के लिए विक्टर एमेनुअल काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बनाया। किसने काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बनाया? तो विक्टर एमेनुअल ने काउंट कबूर को प्रधानमंत्री बनाया। फ्रांस के बुर्बोवंश की पुनः स्थापना वियना के कांग्रेस द्वारा की गई थी। ठीक, फ्रांस के किस वंश द्वारा पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो बुर्बोवंश। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग का समझ में आ गया होगा। मेजनी कौन था? तो इटली का एक राष्ट्रभक्त था। इटली का एकीकरण करना चाहता था। 1831 में यंग इटली और 1834 में यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किया। काउंट काबूल भी इटली का राष्ट्रभक्त था। ये एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। ठीक, और राष्ट्रवादी भी थे। और या सब इटली का एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। 1814 में फ्रांस के दोस्ती करके क्रीमिया युद्ध लड़ा किसे? ऑस्ट्रिया से। हो गया, और ये रहा आपका ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। देखिए अब हम लोग गोरीबाल्डी के बारे में जाते हैं। हम मेजनी काउंट कबूर के बारे में जान गए। तो देखिए गोरीबाल्डी इटली का एक राष्ट्रभक्त थे। इटली का एकीकरण करना चाहते थे। मेजनी के बातों को समर्थक थे। किसके बातों से समर्थक थे? तो मेजनी के बातों से समर्थक थे। कौन? तो गोरीबाल्डी। ठीक, वह अपने पेशे से नाविक थे। गोरीबाल्डी किससे नाविक थे? अपने पेशे से नाविक थे। ये पूछता है गोरीबाल्डी क्या थे? तो पेशे से नाविक थे। गोरीबाल्डी अपने सेना के साथ इटली पर
मिस्री तथा नेपल्स पे आक्रमण करना चाहते थे। अब आप लोग का एक कंफ्यूज होता होगा कि जब ये इटली के राष्ट्रपति थे तो इटली का मिस्री और नेपल्स क्षेत्र पर आक्रमण क्यों करना चाहते थे। तो हमने क्या बताया कि इटली को मेटरनिक ने छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर चुका था और मिस्री नेपल्स को क्या किया था, बांट दिया था। तो यह जो इटली का एकीकरण में बाधा था, इसलिए इस पे आक्रमण करना चाहते थे। हालांकि 1962 में रोम पर भी आक्रमण करना चाहा, रोम पर आक्रमण करना चाहा, मगर इनके विरोध में कौन आ गए, काबूल आ गए, क्योंकि नहीं आप इटली पर, आप रोम पर आक्रमण नहीं कर सकते, उन्होंने सेना भेज दिया। तो फिर गोरिबाल्डी और काबूल ने एक साथ मिला तो रोम पर आक्रमण करना मना कर दिया। हालांकि जो बुर्बो वंश का शासक था, जहाँ पे शासक था, उनके निरंकुशवादी कारण वहां के जो प्रजा थी वो तंग आ चुकी थी, इसलिए वो किसके साथ मिल गई, गोरिबाल्डी के साथ मिल गई। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि मिलकर कौन काउंट कबूर और गोरिबाल्डी ने इटली का क्या किया, एकीकरण पूरा किया। ठीक, तो देखिए, और ये जो इटली का एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। देखिए, गोरिबाल्डी का बहुत, जब भारतीय सेनानी थी तो बहुत चर्चा की, यानी कि यूरोप के, इटली का एक देश है, जो कौन, इटली के एक देश है, यूरोप के इटली का एक देश है कौन, तो इटली का एक देश है गोरिबाल्डी। गोरिबाल्डी देश नहीं है, हालांकि वहाँ के एक व्यक्ति थे, क्रांतिकारी थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली का एक राष्ट्रभक्त गोरिबाल्डी, जिसने भारतीय सेनानियों ने खूब उनकी चर्चा के, लाला लाजपत राय ने क्या लिखा है, इनका जन्म, एक जन्म में नहीं होता है जो लिखा जाता है, तो हम, हाँ देखिए, भारतीय सेनानी लाला लाजपत राय ने गोरिबाल्डी की क्या लिखी है, तो जीवनी लिखी है। ठीक, ये पूछता नहीं है मगर पूछ देगा कि किसने गोरिबाल्डी की जीवनी लिखी थी, किस भारतीय सेनानी ने गोरिबाल्डी की जीवनी लिखी है, तो लाला लाजपत राय ने। इनका भारतीय सेना में बहुत चर्चा हुए हैं। ठीक, तो देखिए, हम कह सकते हैं यूरोप महादेश के एक छोटा सा देश इटली, जहां भारतीय सेनानी लाला लाजपत राय ने उनकी जीवनी लिखी, गोरिबाल्डी की। ठीक, अब देखिए आगे इधर चलते हैं। अब आप लोग ये देखिए, 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच सीडान युद्ध हुआ, फिर फंड की संधि 1871 में हुई, और इटली की एकीकरण 1871 में पूरा हुआ। अब ये आपका क्वेश्चन है क्या कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। ठीक, बिस्मार्क जर्मन का चांसलर था, ठीक, और राष्ट्रभक्त भी था। ये पूछता है जर्मन का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क, और और वह हीगोल के बात से प्रभावित था। वो किसके बात से प्रभावित था, तो हीगोल के, ऑब्जेक्टिव यहीं से बनेगा। हीगोल कौन था, तो दार्शनिक था, कौन था, तो दार्शनिक। हीगोल कौन था, तो दार्शनिक था, प्रभावित था। बिखरे हुए जर्मन को एकीकरण करना चाहता था, वह सफल कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क क्या था, तो एक सफल कूटनीतिज्ञ था। वह रक्त और नीति का अवलंबन किया, यहाँ से ढेर ऑब्जेक्टिव बन रहा है। बिस्मार्क, रक्त और नीति का अवलंबन किसने किया, तो बिस्मार्क ने। ठीक, यहाँ से आपका जर्मनी का एकीकरण भी पूरा होता है। ठीक, और गोरिबाल्डी के भी जान गए। अब हम आपको लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो अगले स्लाइड में बताते हैं। ठीक, तो देखिए, अब हम जानेंगे इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ऑस्ट्रिया का बाधा तो था ही। तो देखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण में बहुत बाधा माना गया किसको, ऑस्ट्रिया को, क्योंकि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। इस प्रकार किसी प्रकार के सुधार नहीं चाहता था, वह अपने शासन कायम करने रखने के लिए इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित कर दे। इसलिए आप तो ऑस्ट्रिया का भूमिका जानते हो कि गोरिबाल्डी ने
काउंट कपूर ने कितना कुछ किया, लड़ाई लड़ा गरिबाल्दी ने। ठीक, 1829 में एड्रियानोपल की संधि तुर्की देश के बीच हुआ। जो ने एक व्यापारी संस्था थी। यूरोपवासी के लिए यूनान देश के साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा सहित रहा। किसके लिए? तो यूनान देश के। ठीक, देखिए यहाँ से आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और फुल चैप्टर क्या रहा, ये पाठ आपका प्रथम खत्म रहा। अगर हमको लगता है इसमें से कोई छूट गया बाकी रहा तो हम कभी अलग से एक वीडियो बनाकर डाल देंगे। यदि आपको सपना है इतना नंबर लाना है या टॉप बनने का, तो एक बात याद रखिए, अपना सपना है तो उसको पूरा कीजिएगा। कि जिसने अपना सपना खोया वो बहुत रोया, पर गया उसके सामने गगन छोटा फिर भी मुस्कुराया। तो हमें सपना पूरा करना है, रोना वोना नहीं है। ठीक, तो आप लोग पूरे जो आज दिए हैं याद कीजिएगा, लिखिएगा। अगर हमसे कोई गलती हो गया होगा या छूट गया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा या समझ में नहीं आया। तो अब चलते हैं, जय हिंद।